अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉद चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को प्रोजेक्टिज्म के लिए अकेले खुद ही कोशिश करनी चाहिए, खुद ही उसको इंडिजिनाइज तरीके से बनाना चाहिए, या उसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन या जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं वो ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते। सिर्फ जज्बात ही में आकर बहुत से इंडियंस और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अपना फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म अकेले ही बना लेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में अगर हम ज़रा देखें तो चीज़ें इस तरह नहीं चलती। इसके लिए या तो आपके पास फंड्स बहुत बड़ी तादाद में हो, और वो इंडिया और पाकिस्तान के पास नहीं है। ये एक फैक्चुअल बात है। इवन दो अगर हम टर्की को देखें, इवन हम अगर स्वीडन को देखें, इवन दो अमेरिका तक को देखें, तो वो भी फॉरेन कोलैबोरेशन की तरफ जाते हैं। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स चीफ के स्टेटमेंट पर ही हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इंडियन एयर चीफ विवेक राम चौधरी ने BW बिजनेस वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए जो नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, जैसा कि उसकी वेपनरी हो गई, उसकी इंटरनल बे के डिज़ाइंस, उसका इंजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इस तरह की जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए हमें फॉरेन कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट है इंडियन एयर चीफ का। ये बेसिकली उन्होंने जवाब कब दिया, जब उनसे क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू के दौरान कि आप किन चीज़ों पर फॉरेन कोलैबोरेशन चाहते हैं AMCA प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान का जो फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन दो पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ मार्शल सर सुहेल अहमद अमान के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ तक यकीन दहानी कराई हुई है कि अगर कुछ भी एमरजेंसी सूरत हाल बनती है तो हम आपको अपने J-20 एयरक्राफ्ट एमरजेंसी के तौर पर देने को तैयार हैं। मतलब कि उसकी एक कंडीशन है कि अगर कोई एमरजेंसी सूरत हाल बनती है। दूसरा, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन J-31 या J-35 एयरक्राफ्ट का है। तीसरा, हमारे पास ऑप्शन TFX प्रोग्राम का है। या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो अपनी एक वीडियो में फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म दिखाया था वो काफ़ी हद तक J-20 से मुमासलत रखता था। अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो जैसे साउथ कोरिया ने F-22 से इंस्पायर होकर अपना KF-21 बनाया, वो F-22 से काफ़ी डिफरेंट डायमेंशन रखता है, लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज वही रखता है। सेम एज पाकिस्तान J-20 से इंस्पायर होकर एक फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म बना सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान या तो टर्की के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है या पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। दूसरा, रिसेंटली आइडियाज़ हुआ था पाकिस्तान में, उसमें कुछ जो लोग वहाँ गए थे मैं उनको कोट कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे चैनल को शुरू से देखते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बिला वजह बात को ओवर एग्जैजरेट नहीं करता। तो वहाँ कुछ टर्किश सोर्सेज ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान शायद बहुत जल्द बाकायदा कोलैबोरेट कर सकता है पब्लिकली TFX प्रोग्राम में, लेकिन बैकडोर बातें अभी भी चल रही हैं कि पाकिस्तान हो सकता है TFX का हिस्सा हो। शायद अब पब्लिक को ना बताया गया हो, या बहुत जल्द आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान TFX प्रोग्राम की तरफ भी जा सकता है। दूसरा, हमारे पास चाइनीज़ ऑप्शन है जैसा कि J-31 है, और उसका एक करियर बोर्न वर्जन है J-35। ऑलमोस्ट दोनों का डिज़ाइन सेम है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कुछ दूसरे चेंजेस है कि J-31 बेसिकली एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, जबकि J-35 नेवी के लिए बनाया गया है। यहाँ इंडियन एयर चीफ ने इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया कि उनकी एयरफोर्स में जो डिलेज आ रहे हैं, या उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप का जो रोल आउट था वो 2018 में होना था, लेकिन अब डिले होकर 2022 में आया, फिर डिले हुआ कि 2023 में होगा, अब ये डिले होकर 2023 से 2024 तक जा चुका है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। सो ये एक हकीकत है, इंडियन दोस्तों को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि तेजस MK2 2018 का प्लान था, लेकिन वो डिले होकर 2024 तक आ चुका है, और अभी तक उसका पहला प्रोटोटाइप नहीं बना। और सिंपल इसका मतलब ये है कि एरो इंडिया 2023 में हमें तेजस MK2 देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इससे पहले मुझसे बहुत भारतीय दोस्तों ने शर्त भी लगाई थी कि एरो इंडिया 2023 में तेजस MK2 होगा, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि नहीं होगा। उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं जानता भी हूँ, तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत सी दूसरी रीजंस की वजह से। यहाँ अब पाकिस्तान के लिए शायद फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स का उतना मसला ना हो। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की अभी तक की पूरी स्ट्रेटजी को भी देखा है तो हमारे पास दो फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, J-10C और दूसरा JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो कि अभी तक पब्लिकली इंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका एक पूरा स्क्वाड्रन इस वक्त एयरफोर्स में मौजूद है। उसकी इंडक्शन में अब बस कुछ दिन ही रह गए हैं।
दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास इस वक्त 4th प्लस जनरेशन की कैटेगरी में सिर्फ राफेल एयरक्राफ्ट है और वो 36 की तादाद में है। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त अच्छी खासी तादाद में 4th प्लस जनरेशन जहाज़ मौजूद हैं और एक से ज़्यादा मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी काम आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ना कि बहुत ज़्यादा पैनिक में। जबकि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त आप अगर उनके बयानात को देखेंगे तो आपको एक पैनिक ज़रूर नज़र आएगा कि एक तरफ वो कहेंगे तेजस MK2 लेट क्यों हो रहा है, तेजस MK1A का अभी तक अता पता नहीं है, उसकी अभी तक टेस्टिंग जारी है, तो तेजस MK2 का भी फर्स्ट प्रोटोटाइप बन रहा है। दूसरी तरफ AMCA प्रोजेक्ट भी 2030 तक की उसकी टाइमलाइन बन रही है। अब इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम वो नेवी के एंड को अपना स्ट्रॉन्ग रखें कि नेवी की साइड पर वो अपने FA-18 या राफेल एयरक्राफ्ट ले आएँ, जबकि एयरफोर्स अभी भी स्ट्रगल कर रही है। और इस स्ट्रगल में सबसे बड़ा जो मसला है वो तेजस प्रोग्राम का है। या तो इंडिया प्रॉपरली ड्रॉप कर दे, क्योंकि इससे पहले आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया ने या इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने वजूहात लिखी थी कि इंडिया को अपना तेजस प्रोग्राम ड्रॉप करके ज़्यादा तवज्जो अपने AMCA यानी कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर देनी चाहिए, क्योंकि तेजस प्रोग्राम पर आप 1980 से लगे हुए हो और तब से अगर आपको कामयाबी नहीं मिली तो बेहतर तरीका ये है कि उसे छोड़ दें। अगर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते तो आप फ़ौरन कोलैबोरेशन कर लें, किसी अपने दोस्त मुल्क के साथ पार्टनरशिप कर लें, आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है, जब एक प्रोजेक्ट पर आप काम नहीं कर पा रहे तो बेहतर आप अपने दोस्त मुल्क के साथ मिल जाएं। इससे होगा क्या कि एक्सपर्टीज़ आपको बेहतर मिल जाएंगी, दोनों मुल्क उसका बजट आपस में जब डिवाइड कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है, फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। आप अगर साब 39 ग्रिपन को देखें तो वो बहुत से पुर्जे साब 39 ग्रिपन एयरक्राफ्ट के दूसरे मुल्कों से लेकर अपने मुल्क में से असेंबल कर लेते हैं। इससे उनका फाइनेंशियल जो दबाव है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इवन आप अमेरिका के F-35 प्रोग्राम को देखें तो उसमें बहुत से दूसरे पार्टनर्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका अकेला ही बना रहा है। वो जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो फाइनेंशियल मदद करते हैं, जिससे अमेरिकन एयरफोर्स बहुत बड़ी तादाद में और उसकी प्रोडक्शन तेज़ कर लेती है F-35 की, और उसके लिए बहुत आसानी होती है। जबकि इसी तरह अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो हमारी जो बेसिक कोलैबोरेशन होती है वो चाइना और टर्की के साथ होती है। जैसा कि हमने टर्की से TB2 ड्रोन्स अकंचे और अक्सुंगर ले रहे हैं या अनका ड्रोन्स ले रहे हैं, तो हम उसकी TOT भी ले रहे हैं। उस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से ओबियसली हमारे यहाँ जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक तो बढ़ावा मिलेगा, दूसरी हमारी प्रोडक्शन लाइन्स हॉट रहेंगी। दूसरी तरफ अगर हम JF-17 थंडर के कई सब सिस्टम्स ले रहे हैं तो हम उन्हें अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं। जैसा इसके KLJ-7 रेडार है उसको हम अपने मुल्क में बनाते हैं एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में। इसके इवन PL-12 PL-5 जैसे मिसाइल्स जो हैं एयर टू एयर मिसाइल, पाकिस्तान उन्हें भी एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में TOT के तहत बना रहा है। उस TOT से बहुत से फ़ायदे हमें हो जाते हैं कि अगर हमने उसी से सीखते हुए कुछ नए वेपन्स बनाने हों तो उन्हें पाकिस्तान बना लेते हैं। जैसा कि चाइना का CH-906 EW सिस्टम था, हमने उससे सीखते हुए गिड्स ने अपना एक सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी नेवी में मौजूद है एंड रिपोर्टेडली हो सकता है आज़रबाईजान उसे ले। इसी तरह TFX प्रोग्राम है, J-31 प्रोग्राम है या इवन J-20 है, तो हो सकता है पाकिस्तान इनमें से किसी के डिज़ाइन से मुतासर होकर या इंस्पायर होकर अपना 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाए और उसमें वो कोलैबोरेशन करे। और कोलैबोरेशन यहाँ ज़रूरी होगी, आइदर हम TFX में कोलैब कर लेंगे और TFX या जिसे हम पाक टर्क 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं वो हमारे सामने इमर्ज हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।